जय हिंद। देखिए बेटा, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आशा करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी बच्चे। तो बस पढ़ाई करते रहिए बेटा, बेहतरीन स्टडी कीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकें, लगभग 95 प्लस क्रॉस कर सकें। बेटा यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे, लगभग 95 प्लस क्रॉस कर सकें। ऐसी स्टडी कीजिए जिससे कि आप 90, मतलब 90 तो बहुत छोटी बात है, मतलब 95 मतलब 95 प्लस आप अपना रिजल्ट ला सको। तो बेटा उस कदर से पढ़ाई कीजिए। यहाँ पर मैं आपके लिए आज की क्लास लेके आया हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। और क्लास है ये बेटा आपका यहाँ पर 10th का मैथ, क्लास 10th का मैथ है और चैप्टर नंबर है 4। देखिए चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पर पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, इस आज की हमारी एक्सरसाइज बेटा जी 4.2 है। इससे पहले 4.1 एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, इससे रिवर्स क्लास में। तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे, आके फिर आप 4.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जिससे कि आपको सीक्वेंस से समझ में आ सके। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरा यही कहना होगा कि जितनी भी वीडियोज हैं उतनी टोटल वीडियोज को आप सीक्वेंस से ही देखो, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। सही है भाई। तो यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट नंबर हमारा कौन सा है, 3, चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 3 है, एक्सरसाइज 4.2 है। चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट समझ लिया था, इससे उसके बाद 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, और आज है हमारी बेटा 4.2 एक्सरसाइज। तो 4.2 एक्सरसाइज को भी आज कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म करें, मतलब फिनिश करें। यदि नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 2 वीडियोज में कवर कर लेंगे। फिलहाल कोशिश आज की हमारी यही रहेगी कि एक ही वीडियोज में पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 हो जाए। तो यहाँ पर अपने हौसले बुलंद रखिए और हौसले बनाए रखिए, जुड़े रहिए बेटा, एकदम स्टडी मेहनत से करिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की सुपर तैयारी करते रहिए, जिससे कि आपका रिजल्ट बढ़िया आप आए यहाँ पर। ठीक है, तो समझेंगे आज की क्लास को, स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है 4.2, एक्सरसाइज है 4.2 आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बेटा गुणनखंड विधि से तो मैंने आपको बता दिया है कि यदि आपको फैक्टर मतलब गुणनखंड आते हैं तो ठीक है, यदि नहीं भी आते हैं तो मैं आपकी यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक वीडियोस बना दूंगा, जिसमें पूरा यहाँ पर फैक्टर कैसे करते हैं, क्या उनका तरीका होता है करने का, सरल से सरल विधि के माध्यम से मैं आपको गुणनखंड कंप्लीट सिखा दूंगा। तो वहां से आप देख लेंगे। अभी फिलहाल एक्सरसाइज की तरफ फोकस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। बेटा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे, छोटा थोड़ा सा छोटा इसे कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सरसाइज है 4.2 और 4.2 का है बेटा पहले का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नजर सामने होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जब बेटा इस टाइप का आपको गुणनखंड दिखे तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा जी, 1 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है। अगर हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो भाई ये संख्या आती है। मतलब सबसे पहला पद देखते हैं, इसका गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 का मल्टीपल सबसे लास्ट वाली संख्या में कर देते हैं, मतलब पीछे वाली में कितना है यहाँ पर 10, तो 10 बन जाए बेटा, 10 आ जाता है। अब हम यहाँ पर 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 10 आता आए, और यदि हम माइनस का चिन्ह है तो बेटा घटाने पर 3 आए। तो यहाँ पर कैसे, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10। बेटा 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है, और 5 में से 2 जाएगा तो बाबू कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 3 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इतनी सी बात समझ गए। अब ये वाला स्टेप है यहाँ पर, ये वाला स्टेप है, थोड़ा सा सामने समझेंगे। ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया यहाँ पर सॉरी, हमने ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन कर लिया। अब बेटा हमारे पास 2 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं बाबू, 2 स्टेप है, मतलब 2 पद है। एक पद ये है और दूसरा पद ये है। अब यहाँ से लेंगे हम x कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा।
बेटा कॉमन हम वो संख्या लेते हैं कि जिसका भाग लग सके, और यहाँ पर जो संख्या कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट बनेगा वही ब्रैकेट यहाँ पर बनना चाहिए। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में, और ये बेटा एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 बराबर 0। बेटा एक बारी x माइनस 5 को 0 के बराबर रखो, दिस इज इम्प्लाई दैट 5 को उधर भेज दो तो ये आ गया 5। एक आ गया बेटा x की वैल्यू 5, x प्लस 2 बराबर 0, दिस इज इम्प्लाई दैट x इक्वल टू बेटा माइनस 2। क्या यहाँ तक समझ गए सब बच्चे? ये आ गए हमारे मूल। ये क्या आ गए बाबू? मूल। एक आ गया x बराबर 5, एक x बराबर -2। तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से समझ गए होंगे। इसी तरह बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहले का दूसरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर करना है। मतलब यहाँ पर 5 तक हमें सभी मतलब प्रश्न यहाँ पर जितने दिए हैं 1 से लेके 5 तक, इन सभी के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और गुणनखंड करके बेटा जी मूल यानी कि शून्यंक को फाइंड करना है। सही है, मूल और शून्य की बात एक ही होती है, याद रखना है इस बात को। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये तीसरा क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, थोड़ा अलग है जैसे, तो पहले का तीसरा क्वेश्चन नंबर, पहले का तीसरा बेटा तीसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। मैंने आप लोगों से कहा, मैंने कहा बेटा x स्क्वायर का गुणांक देखो कितना है बाबू? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मल्टीपल कर दो लास्ट वाले पद में, तो बेटा लास्ट वाला पद यहाँ पर कितना देख सकते हैं आप? अगर मैं अंडर रूट 2 का लास्ट वाले पद में मल्टीपल करूंगा माय डियर, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, 5 का यहाँ पर करेंगे तो बेटा 5, 5 दूना यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 5 दूनी 10। बेटा आ गया यहाँ पर 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। 10 के अब ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 10 आए, और बेटा यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर 7 आए, एकदम सिंपल वे में। 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, 10 और बेटा 5 और 2 कितने? 7। क्या इतनी बात समझ गए? ये वाला स्टेप यहाँ पर उठाएंगे, ये वाला स्टेप, और ये वाला स्टेप उठाकर 7 की जगह रख देंगे, यहाँ पर 7 की जगह। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। बेटा यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x, बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस 5, और यहाँ से लेंगे बाबू अंडर रूट 2। एक मिनट, हाँ ठीक, थोड़ा यहाँ पर इसे सही कर लेते हैं, 2x। बेटा यहाँ से ले लेंगे अंडर रूट 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा बाबू अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से देखिए 2x से जब हम अंडर रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीपल करते तो 2 आ जाता है। इसी तरह हम यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर तो अंडर रूट 2 है ही है, एक ब्रैकेट में ये लिख लेंगे क्योंकि सेम है, तो अंडर रूट 2x प्लस 5, और एक में बेटा ये लिख लेंगे x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। बेटा एक बार इसे 0 के बराबर रख देंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, और अंडर रूट 2x बराबर -5। दिस इज इम्प्लाई दैट अंडर रूट 2x हमें निकालना है यहाँ से किसकी वैल्यू बेटा? x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। एक वैल्यू हमारी यहाँ से ये आ जाती है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इसी प्रकार ये रख देंगे, तो x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू हमें मिल जाती है, मतलब यहाँ पर हमने मूल यहाँ इसके फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले का तीसरा आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे, और होमवर्क में आप मुझे बताएंगे, होमवर्क करके बताएंगे, और यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछेंगे। सवाल को मैं पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है यहाँ पर उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में यहाँ पर देखिए, उदाहरण 1 की ये बात कर रहा है, तो उदाहरण 1 में जो समस्या हमें दी है बाबू, हमें उसे हल करना है। जो भी हमारा उदाहरण 1 है यहाँ पर, उस उदाहरण 1 में जो समस्या दी है उसे हमें हल करना है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल 1 कहाँ है भाई? 1, ये देखिए, ये एग्जाम्पल 1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा वो ये कह रहा है
तो उदाहरण 1 में जो समस्या दी है उसे हल कीजिए। समस्या निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन, जैसे यहाँ पर देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या 100, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। पहला क्वेश्चन ये है। तो आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल में पूरा बेटा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप यहाँ से देखकर सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात यहाँ पर करना चाहेंगे। तो बेटा आप यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, आप आराम से देखिए से अच्छी तरीके से समझ के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उसी क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 4.2 पर, और 4.2 का समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो 2 आराम से कर लेंगे, इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है बेटा 27 है और गुणनफल 182 है। तो बेटा एक छोटी सी बात, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ तीसरा, क्वेश्चन नंबर है बेटा 3। ये कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना दो संख्याएं, एक x और y। बेटा हमने मान लिया यहाँ पर दो संख्याएं x, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब उसमें ये कह रहा है कि सर संख्याओं का जो योग है वो 27 है, यानी x प्लस वाई बराबर, ठीक है। यहां से चाहे x के बराबर निकाल लो चाहे y के बराबर निकाल लो, बेटा बात है यहां से हमने निकाल लिया x के बराबर, इसे मान लिया समीकरण 1। क्या इतनी बात समझ गए? उसके बाद कह रहा है और गुणनफल 182 है। बेटा ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, x इंटू वाई बराबर 180। x की वैल्यू उठाकर यहां रख दीजिए, 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 182। और बेटा यहाँ पर y का मल्टीपल करिए, 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182। 27 में y का होगा 27 वाई, और बेटा y का y में होगा y स्क्वायर बराबर 182। क्या इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, अब इतनी बात समझ गए तो थोड़ा आगे बढ़ो। ध्यान से समझो। ठीक, चलो तो देखेंगे भाई आगे। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर y को सीधा लिखते हैं पहले, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई बराबर 182। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए। पहले 182 को इधर ले लो बेटा, उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई माइनस 182 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा करिए तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27 वाई और माइनस माइनस प्लस 182 बराबर। ये बेटा आ गया हमारा। यहाँ पर आप लोग बताओ, आराम से इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हो, आगे का सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हो बेटा। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है बाबू। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करके आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप समीकरण 1 में इसे रखें, समीकरण 1 में इसे रखें और समीकरण 1 से आप आराम से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि x और y दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। कोई दिक्कत बेटा? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बेटा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना 365 है। तो आराम से आप मान सकते हैं यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर कौन सा, चौथा। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
एक x मान लो बेटा और एक x प्लस 1 मान लो, ठीक है। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है। उसके बाद ये कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, मतलब बेटा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिनके वर्गों का योग मतलब पहले का भी वर्ग और बेटा दूसरे का भी वर्ग, दोनों को जोड़ दिया, योग 365। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे? वर्ग खोल दीजिए बस, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल वर्ग से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 को धर ले जाइए आप एक बार, या फिर 365 को धर ही ले लीजिए, 365 को धर ही लीजिए, प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर बेटा 2x स्क्वायर, एक जाएगा 365 में से तो 364 बचेगा, प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब एक बात आप बताइए छोटी सी, क्या इसमें 2 का भाग लग सकता है? 2 का भाग लग सकता है बेटा, तो आराम से लग सकता है, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, और यहाँ पर बचा कितना, 1 2 8 16 2 2 4, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। बेटा यहाँ पर भी एक गुणनखंड बन गया, आप आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी, एक बार करके देखिए। और यदि नहीं आता है बाबू तो इसे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछेंगे और मैं डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है, एकदम प्यार से समझाऊंगा, ठीक है। बस इसे आप एक बार करके देखेंगे। आप लोग भी एकदम पेन चलाइए कॉपी पर बेटा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी कोशिश करिए पूरे मेहनत के साथ, जिससे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, निसंकोच। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, तो इसका आराम से कर लोगे फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर चलेंगे 2 मिनट, यहाँ पर देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज है बाबू, क्वेश्चन नंबर है 5, ये है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज आप देख लीजिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि इसका जो ये एंगल देख रहे हैं ये 90 अंश का होता है, मतलब अपनी बाजू को ऐसा कर लीजिए, यहां से यहां देखिए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसे ही बेटा समकोण बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को आप ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बेटा एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि इसकी जो ऊंचाई है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, तो बेटा आधार को अगर मैं x सेंटीमीटर मान लूं, आधार को बाबू x सेंटीमीटर मान लूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, माना आधार x सेंटीमीटर है, माना आधार x सेंटीमीटर, जब बेटा ये x हमने ले लिया तो इसकी ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी आराम से, x माइनस 7 सेंटीमीटर, आधार x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बेटा यहाँ पर कितनी हो गई? ये कह रहा है, पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ये इसके आधार से, आधार x ले लिया, 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, समझ गए आराम से। उसके बाद यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो मतलब ये 13 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर का, बस समझ लीजिए। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है यहाँ पर इनकी भुजाएं, मतलब ए बी बी सी सी ए। हमें ज्ञात करना है बाबू ए बी कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। हमें ज्ञात करना है बाबू ए बी कितना होगा, बी सी कितना होगा और सी ए कितना होगा, और सी ए कितना होगा या ए सी कितना होगा। बात एक ही, मतलब इन तीनों भुजाओं की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेटा बड़े प्यार से कर सकते हो, थोड़ा बने रहेंगे यहाँ पर और समझते रहेंगे बात को, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, अब देखते हैं इसका। हम जानते हैं क्योंकि,
पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए वी सी में, ए वी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस। सब बच्चों को पता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय? यदि नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। पाइथागोरस प्रमेय मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय पर बेटा एक वीडियो बना दूंगा एकदम प्रॉपर डिटेल में, वहां से आप इसका प्रूफ भी समझ लेंगे। अभी फिलहाल समझिए पाइथागोरस प्रमेय आखिर में है क्या। देखिए यहाँ पर होता क्या कि जो समकोण त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बाबू? कर्ण है। और यहाँ पर उसके बाद लंब है, उसके बाद आधार है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस ने बोला था अपनी प्रमेय में। ठीक है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ए सी का स्क्वायर बराबर बेटा ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझना। होता है बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होता है माय डियर पाइथागोरस प्रमेय। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा दिस इज इंप्लाई दैट ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 13। ए बी कितना है बेटा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है बेटा? x स्क्वायर। बस आप होल स्क्वायर बोलिए, 13 का वर्ग करेंगे तो बेटा 169 एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे उधर करते हैं, अच्छे से समझेंगे सभी बच्चे। इधर थोड़ा सा कर रहे हैं। अब बेटा इसी को सॉल्व, हम इसी को थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पर है, ये देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 2x स्क्वायर। तो थोड़ा ये वाला स्टेप इधर घुमा के लिख ले रहे हैं, मतलब सीधा लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर ये माइनस का 14x मतलब 14x है। यहाँ पर है 49 तो प्लस 49। ठीक है, और बेटा ये इधर है, इधर आएगा तो इधर लेंगे तो इधर प्लस का, इधर आएगा तो बेटा माइनस का। 169 बराबर जी बेटा 169 में से आप 49 को घटा दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना बचेगा? 990 बेटा 642 और 1 120 बराबर जी। वो भी काय का? माइनस का, क्योंकि प्लस का छोटा है माइनस का बड़ा है। ठीक है, अब आप एक बार बताइए, क्या इसमें 2 का भाग हम दे सकते हैं? 2 का भाग दे सकते हैं बेटा? बिल्कुल दे सकते हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। 2 बन जा 2, यानी कि 2 एकन 2, तो एक बार जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। 2 7 14, 2 7 14 मतलब 7x और 2 6 12 मतलब 60। जीरो में देंगे तो बेटा क्या बताओ आप, ये फैक्टर बन गया, फैक्टर बन गया यहाँ पर। और जब फैक्टर बन गया तो बेटा अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझ। मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से बेटा, फैक्टर बन गया। अब हमें इसका गुणनखंड कर देना। 60 है यहाँ पर, गुणा करने पर 60, घटाने पर 7। तो कैसे करेंगे बेटा बताओ, यहाँ पर कैसे करेंगे? 12 पंजे 60 तो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर बेटा 60 के फैक्टर में करूं और 60 के फैक्टर करूं 12 पंजे 60, 12 का गुणा 5 में करूं मतलब 12 का 5 में तो 60 आ जाता है, और 12 में से 5 जाएगा तो 60 आ जाएगा। ये वाला स्टेप उठाएंगे, यहाँ रख देंगे तो बेटा 12 माइनस 5 गुणा एक्स माइनस 60 बराबर, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे? अब थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। चाहे मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं और एक साइड पे इसे रख दे रहे हैं। ठीक है, एक साइड इसे रख दे रहे हैं जिससे कि आप उधर सुनिए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, एक ही में हमें इसे बनाना है। ठीक, तो ये हो गया।
समझिए ध्यान से। अब बेटा हमें ये इधर कर रहे हैं, तो इधर कितना आया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर बेटा दो स्टेप बन गए हमारे पास, यहाँ से दो स्टेप, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। यहाँ से हम कितना कॉमन ले ले बताओ, x कॉमन, तो x और x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 बराबर 0। बेटा यहाँ पर एक ब्रैकेट में x माइनस 12, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो ध्यान से समझेंगे बेटा सभी बच्चे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं x माइनस 12 बराबर 0, इसे एक बार 0 के बराबर रख देंगे, इधर ये 0 है, इधर माइनस का उधर जाएगा तो बेटा प्लस का, x बराबर 12, मतलब यहाँ पर आ जाएगा ये x बराबर 12। बेटा x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस 5। ये एक माइनस की वैल्यू है, मतलब नेगलेस वैल्यू है, तो इसे का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। बाकी हम x इक्वल टू 12 को लेते हैं। बेटा x का मान आ गया हमारा 12। अब हम यहाँ पर देखते हैं, आता है थोड़ा सा ध्यान से, आता है जो त्रिभुज की भुजा ए बी है बेटा, ए बी बराबर कितना है बताओ, x माइनस 7, ठीक है, तो ए बी बराबर x की वैल्यू कितनी 12, 12 में से 7 जाएगा बेटा 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ए सी तो 13 दिया ही हुआ है, ए सी तो 13 है ही है, मतलब हमें निकालना है बेटा ए बी, वो सॉरी ए बी निकाली, बी सी बराबर यहाँ पर देखो कितना है x, और x की वैल्यू ही आई है बेटा 12 से, समझ गए। और ए सी तो आपको दिया ही था, ए सी कितना 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर एक भुजा 5, 12, 13, आराम से आप समझ गए होंगे। और ये आ गए बेटा हमारे आंसर, ये आ गए हमारे आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन तो एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया से, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। बेटा यहाँ पर कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं, और जो कुछ बर्तन हैं उनकी निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो हमें यहाँ क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और अब करना है, इसे शुरू करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, और बेटा इससे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में, तो मान लीजिए माना बर्तनों की संख्या x है, माना बर्तनों की संख्या x है, और यदि जब बर्तनों की संख्या x है तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा ध्यान से, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से। इसे थोड़ा सा हटा रहा हूं और यहाँ पर आपको सही से बता रहा हूं। मतलब जिस दिन बर्तन, यहाँ पर हमने सपोज किया कि x बनाए हुए हैं, x बर्तनों की संख्या है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बेटा कितनी होगी, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो कह रहा है जो बर्तनों की संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। क्या समझ गए सब बच्चे।
आराम से समझ गए। मतलब क्वेश्चन को यहाँ पर देखे, 3 अधिक है, 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, मतलब कुल निर्माण लागत। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से सेट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा यहां पर ये कह रहा है कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत 90 रुपए। बेटा तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 10 रुपए किलो चीनी हमें मिल रही है और आपको 10 किलो लाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यदि मैं कहूं बेटा मुझे 40 रुपए किलो चीनी मिल रही है और मुझे 20 किलो लानी है, तो 20 का 40 में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। गुणा करके ही वहां पर फाइनल रेट निकाल पाएंगे कि इतने का ये हमें प्रोडक्ट मिल गया। उसी प्रकार बेटा यहाँ पर कुल निर्माण लागत, बर्तन बनाए थे सर एक्स, बर्तन कितने बनाए थे, एक्स बनाए थे, मतलब बर्तनों की संख्या एक्स थी, और यहाँ पर बर्तनों की संख्या एक्स, और बेटा उसके प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 बराबर कितना बेटा, 90। बस x का अंदर मल्टीपल कर दीजिए, 2x² + 3x बराबर। क्या समझ में आया बच्चे? बिल्कुल समझ में आया होगा बेटा, थोड़ा सा सामने समझेंगे अच्छे से। अगर मैं आपसे कहूं इस 90 को उधर ले लूं तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब यहाँ पर आप बताएंगे सभी बच्चे कि क्या बन गया बेटा, क्या बन गया ये गुणनखंड। तो गुणनखंड तो आप लोग आराम से कर लेंगे, गुणनखंड आराम से कर लेंगे, मतलब फैक्टर कर लेंगे। मैंने फैक्टर आपको ये वीडियो में भी बता दिया है, और मैं एक वीडियो अलग से गुणनखंड की बना दूंगा, वहां से आप देख लेंगे बेटा, सभी बच्चे बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो मैंने एक्सरसाइज 4.2 कराई ये कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझे होंगे बेटा जी। तो आप एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। इससे आगे का क्वेश्चन आप बताएंगे इसे सॉल्व करके, और इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा जल्दी से कि कितना आएगा। चलिए तो आप करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।